इनका सिलेबस लेके फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस के बारे में समझाया था कि 12 मार्क्स का एक चैप्टर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है। तो उस चैप्टर को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, मैंने कल समझाया था। तो फर्स्ट पार्ट सिंपल था, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी का वो प्रिस्क्राइब फॉर्म मैंने दिखाया था। तो वही है, और मैंने एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा बहुत समझाया था। एग्ज़ाम में मैंने सिंपल कहा था कि 3 कॉलम हमें लेना है, एक में आइटम्स जो क्वेश्चन पेपर में दिया हो, तो दूसरे में हमें जो उसका मेजर हेड है और सब हेड उसमें वही लिखना है। अगर सब हेड नहीं होगा तो मेजर हेड ही अकेला आएंगे। तो आज मैं सेकंड टॉपिक उठाना चाहता हूँ। सेकंड में सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का सेकंड पार्ट जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का। एक तो इसका मीनिंग, दूसरा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, और थर्ड लिमिटेशन। तो सबसे पहले मैं मीनिंग आपको समझाना चाहता हूं। तो मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का मीनिंग मैं यहां लिखता हूं। उसका सिंपल मीनिंग है, यहां से हमें समझ आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। एनालाइज माने हम उसमें थोड़ा फैक्ट्स जो फिगर्स होते हैं उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिगर्स के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द systematic numerical calculation ये आप पॉज करके लिखना भी इसका मीनिंग, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ द रिलेशनशिप numerical calculation of the relationship of one financial fact of, जो हमारे पास फाइनेंशियल डाटा होता है, फाइनेंशियल फैक्ट, वो दूसरे के साथ विथ अदर के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टू मेजर। क्या क्या उससे हमें पता चलते हैं, एक तो वहां से हमें क्या मालूम होता है कि हमने कितना कमाया, कितना प्रॉफिटेबिलिटी, एक तो प्रॉफिट, दूसरा हमारा क्या होता है ऑपरेशन यानी इफिशिएंसी, उसको हम यहां लिखेंगे ऑपरेशन, अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे इफिशिएंसी। और तीसरा हम सोल्वेंसी और ग्रोथ भी देखेंगे, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। सोल्वेंसी कि हमारे पास कितना कैपेसिटी है कि हम जो लोन है या जो भी है हम बाहर से लाए हैं वो रीपे करने के लिए हमारे पास कितने कैपेसिटी है, सोल्वेंसी एंड, और हम ग्रोथ एंड द लास्ट में क्या आएगा, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, यहां तक है। तो इसका ये मीनिंग है कि आप नोट कर लीजिए।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग क्या है? इज द सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। जो हमारे पास बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें हमारे पास क्या होता है? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, उनका हमारे पास रिलेशनशिप देखना एक ईयर का दूसरे के साथ, या उसी एक ईयर में हम देखते हैं कि परसेंटेज सेल के साथ कितना हो, तो वहां से हम मालूम कर सकते हैं कि हमने इस साल कितना कमाया, या हमारे पास अभी एफिशिएंसी हमारे पास कितना है, सोल्वेंसी और कितना है, और हमने कितना ग्रोथ किया है। तो ये सिंपल एक मीनिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इसी तरह आपको दूसरा मीनिंग आसान मिले तो वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सर्व किन किन को करता है? तो सबसे पहले इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सर्व करता है शेयर होल्डर्स को। तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है कि उनको जितना भी उनको इन्फॉर्मेशन डाटा चाहिए वो यहाँ से उनको मिलता है। दूसरा, डिबेंचर होल्डर्स को भी इससे बहुत हेल्पफुल होता है। तीसरा, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी हेल्पफुल होता है, और क्रेडिटर्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल कि सर्व करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहला हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स को, तो उनको बहुत फायदा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस। दूसरा, डिबेंचर होल्डर्स को भी बहुत हेल्पफुल होता है। तीसरा हम लिखेंगे पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो उनको भी बहुत बेनिफिट होता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर। और लास्ट में हम क्रेडिटर्स को भी बेनिफिट मिलता है। ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का किन किन को सर्व करते हैं। तो इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें क्या हो जाता है? एक तो सिंपल जो डाटा होता है वो हमारे पास सिंपल हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, और मीनिंगफुल होता है। जितने भी पार्टीज है, कुछ हमें बहुत सारे पार्टीज होते हैं, उन सबको एक तो सिंपल हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल होता है और मीनिंगफुल होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, जो बाद में अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कितने कितने टूल्स हैं जहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले मीनिंग पढ़ा, तो मीनिंग को आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्या था, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है हमें नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी, कितना हम कमा सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी की, हमने अगर हम 2 साल का लेंगे तो पिछले साल हमने कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया और इस साल कितना परसेंटेज कमाया, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जरिए हमें मालूम हो जाता है। दूसरा यही सेम है, नोइंग द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या मालूम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, सॉल्वेंसी की। हमें जो लोन है जो हमने बाहर से लाया है, तो वो हमारे पास कितना, हमारे पास कैपेसिटी है उसको दोबारा लौटाने का। तो यहाँ सॉल्वेंसी से नोइंग द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। थर्ड है जजिंग द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस ने कितना ग्रोथ किया है।
तो थर्ड हमें इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें बिजनेस के ग्रोथ के बारे में मालूम हो जाता है कि हमने कुछ सालों में कितना हमारा बिजनेस आगे बढ़ा है। फिर हमारा आएगा जजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास आता है कि हम अर्निंग कैपेसिटी को भी हम जज कर सकते हैं, जजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो अर्निंग कैपेसिटी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जरिए मालूम कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है, कंपैरिजन के लिए हमें बहुत हेल्पफुल है। एक होता है इंट्राफिम और दूसरा इंटरफिम। इंट्राफिम में सेल्फ अपेरेजल के लिए हम अपने कंपनी को 2-3 साल के लिए हम देखते हैं कि हमारा सेल्स कितना बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। तो कंपैरिजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। मेकिंग उसमें मैंने कहा था एक आता है इंट्राफिम। इंट्राफिम का फायदा क्या होता है, सेल्फ अप्रेजल के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, अपने ही बैलेंस शीट को ले लो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ले लो, वो बहुत सारे साल का हम ले लेते हैं, उसमें हम कंपेयर करते हैं। उससे हमें सेल्फ कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट कमाया, या लास्ट ईयर हमारे पास कितना फिक्स एसेट थे या करंट एसेट कितने थे। तो उसके बारे में हमें मालूम होता है, वो इंटरफिम। फिर दूसरा होता है हमारा इंटरफिम। इंटरफिम कंपैरिजन के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेम हमारा जैसा इंडस्ट्री के साथ हम कंपेयर करते हैं कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया और हमारा कितना है। उससे हमारा जो भी वीकनेस हो वो हमें मालूम हो जाता है। तो उसके बाद हम उसके लिए करेक्ट मेजर ले सकते हैं। तो पहला यहाँ से हमें क्या होता है कि डिफेक्टिव मेजर, कुछ हमारा कमी हो तो वो मालूम हो सकता है। तो उसके बाद हम करेक्ट मेजर्स ले सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस भी आगे बढ़े। तो पहला हमने मीनिंग, दूसरा इंपॉर्टेंस, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन। तो लिमिटेशन सिंपल, इसके 3-4 लिमिटेशन तो काफ़ी है मगर इम्पोर्टेंट कुछ है। पहला है कि अगर हम यहाँ लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट है इसमें क्वालिटी जो एक्सपेक्ट है वो इग्नोर होता है। इग्नोरिंग क्वालिटी एक्सपेक्ट, जो क्वालिटी एक्सपेक्ट होता है वो इसमें हमारा क्या होता है, इग्नोर होता है। हम सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। क्वालिटी जो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इसमें क्या होता है, वो इग्नोर होता है। दूसरा प्राइस लेवल चेंजेस, क्योंकि प्राइस बार बार चेंज होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जरिए हमें जो चेंजेस होता है वो हमें मालूम नहीं होता है। दूसरा हम लिखेंगे इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस लेवल, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जरिए हमें मालूम नहीं होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट प्रोसीजर, जैसे आपने डिप्रिसिएशन में पढ़ा होगा, डिप्रिसिएशन निकालने का बहुत सारे हमारे पास मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन। तो वो डाइवर्स प्रोसीजर होने की वजह से तो उसमें प्रॉब्लम होता है। एक लिमिटेशन इसका क्या है, यूज ऑफ डाइवर्स
प्रोसीजर। ये एक लिमिटेशन है और है मैनिपुलेशन। इसमें हम डाटा को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारे पास वीकनेस है उसको हम छुपाते हैं, जो जो हमारे पास अच्छे अच्छे हैं वही हम शो करते हैं। तो मैनिपुलेशन का भी इसमें चांस होता है। और दूसरा हम क्या इसको क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग भी बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये हिस्टोरिकल डाटा पर होता है। जो हमने पास में हमने काम किए उसके बारे में होता है, फ्यूचर के लिए रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता है। तो हिस्टोरिकल डाटा होने की वजह से ये हमारा एक लिमिटेशन है। तो वो हिस्टोरिकल होने की वजह से हमारा फ्यूचर का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक लिमिटेशन है। तो थर्ड पार्ट जो था हमारा है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो उसमें हमारे पास है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबसे पहले है। तो उसमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, हम इनकम को भी कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा आता है कंपैरेटिव बैलेंस स्टेटमेंट। को बैलेंस शीट हम 2 साल का ले लेंगे तो उसमें हम कंपेयर करेंगे। मान लो हमारे पास फिक्स एसेट यहाँ लिखा होगा, तो हम 2009 में कितना है देखेंगे, 10 में कितना है देखेंगे, तो वो सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट चेंज। तो मैंने यहाँ एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बनाया है। तो आपको सिंपल ये 5 कॉलम बनाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको सिर्फ इस तरह बनाना है। देखो यहाँ हमारा इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है, ग्रॉस सेल्स। हमने कितना सेल्स किया, तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ क्या रह गया, नेट सेल्स। तो यहाँ लिखते जाएंगे पहले 2009 का। अगर हमें ग्रॉस सेल दिया हो तो वो रिटर्न माइनस करके जो बच गया वो क्या हो गया, नेट सेल्स। तो वहाँ से फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना भी हमें खर्चा हो गया वो सब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ से हमें क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल का एक फार्मूला है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम निकालते हैं। अगर बुक में दिया होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखना है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितना खर्चा होगी उसको लेस करना है। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस में जितना हमें खर्चा हो वो भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास रह गया उसको क्या बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अदर इनकम है वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो बच गया वो क्या है, प्रॉफिट है हमारा, मगर क्या है, बिफोर टैक्स। उसके बाद हम टैक्स को लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह जाएंगे। तो ये सिंपल इस तरह आपको पहले फॉर्मेट बनाना है। 5 कॉलम आपको याद रखना है। तो यहाँ सारा वो आइटम्स लिखना है। यहाँ 2009 जो भी हो तो नेक्स्ट ईयर का यहाँ लिखना है। तो यहाँ से जो डाटा हो वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ हमें चेंज आ जाएगा। मिशन यहाँ हमारा हो ग्रोस सेल, मान लो हमारा 50,000 का हो 2009 का, और यहाँ पर हो 60,000 का। तो हमें कितना इंक्रीज हो गया, 10,000 का। तो इसी को बेस लेकर हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, पहले हम लेंगे यहाँ 10,000 बाय बेस ईयर कौन सा लेंगे, 50,000 इंटू 100। मिशन अगर हम यहाँ निकालेंगे तो 10,000 बाय अगर बेस ईयर 2009 लाए इंटू 100, 5 यानी 20% हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया सेल्स का। इस तरह होगी, इस तरह हम सारी डाटा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरह हमें दूसरा कंपैरेटिव बैलेंस स्टेटमेंट भी इसी तरह सेम है। पहले यहाँ सारा आइटम्स लिखना है, जो लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, इसी तरह एसिड्स है जितना है। तो 2009 का ये क्वेश्चन में दिया होगा, हमें सिर्फ इसमें से चेंज कितना आ गया। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वही लिखना है। अच्छा, तो अभी पहले हमने पढ़ा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो उसमें भी हमें कंपैरेटिव करना है, एक तो इनकम के साथ और दूसरा बैलेंस शीट। अब एग्जाम में जो दिया हो, अगर इनकम के साथ दिया हो तो हमें इनकम का वो बनाना है। इसी तरह बैलेंस शीट का भी हम बना सकते हैं।
उसमें सिंपल है कि 2 साल का दिया हो, पहले चेंज लिखना है सब्ट्रैक्ट, फिर बाद में परसेंटेज। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी 2 है, एक हम इनकम के साथ कंपेयर करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट के साथ। तो मैंने यहाँ इनकम का एक फॉर्मेट बनाया है। तो हमें सिंपल है, आप देखिए यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ पार्टिकुलर्स हमें एक कॉलम में लिखना है। तो 2 साल का हमें मिसाल देना हो तो पहले साल का हमें यहाँ जो इन्होंने दिया होगा फिगर्स में, ये सारा यहाँ लिखना है। इसी तरह दूसरे साल का दिया हो तो यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट ईयर का हमें सेल के साथ परसेंटेज निकालना है। मिसलन यहाँ पर मैंने फर्स्ट 2 कॉलम, आप ईयर 1 का देख लीजिए। मान लो सेल्स हमारा हो 1 लाख का हो, अगर परसेंटेज टू सेल, यहाँ तो डायरेक्ट कितना आएगा, सेल के साथ कितना आएगा, 100% आएंगे, क्योंकि ये सेल के साथ है। 1 लाख बाय 1 लाख इंटू 100 आएंगे तो ये 100%। बाकी सारा हमें सेल के साथ कंपेयर करना है, यानी 1 लाख के साथ। मिसलन हमारा अदर इनकम हो 20,000 हो, 20,000 मान लो, तो 20,000 बाय सेल के साथ कंपेयर करना है। नीचे कितना निकला है, 1 लाख इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूं, फिर रफ करता हूं। 20,000 बाय कितना आएगा, सेल्स हमेशा न्यूमरेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेल्स लेना है, इंटू 100। तो इस तरह हो गया, ये कितना आ गया, 20%। तो यहां हमें क्या लिखना है, 20%। इसी तरह आपको सारा डाटा फिलअप करना है। ग्रोस प्रॉफिट मान लो 30,000 होगा तो ये 30% आएंगे। अगर मटेरियल यूज लेबर का हमारा डाटा कितना हो, वो नीचे 1 लाख इंटू 100। इसी तरह सैलरीज में हमारा कितना हो गया, तो हम सारा जो कॉमन साइज स्टेटमेंट में परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का होगा, अगर नेक्स्ट ईयर का भी हम इसी तरह जो है वो निकाल सकते हैं। सेम डाटा होगा। अब यहाँ क्या होगा, सेल्स अलग होगा, 1 लाख की जगह 1,50,000 होगा, 1,10,000 या कम भी हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले कितना आएगा, सेल्स हमेशा कितना आएगा, जो सेल्स के साथ खुद कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारा 100% आएगी। मान लो यहाँ अगर हम 2 लाख लेंगे, तो अगर अदर इनकम्स मान लो हमारे पास 50,000 है, तो उसका हम परसेंटेज निकालने के लिए इसी सेल के साथ कंपेयर करेंगे। 50,000 बाय 2 लाख इंटू 100, वो आप सोल्व करेंगे तो आपको आएंगे 25%। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि अदर इनकम पिछले साल के हिसाब से इस साल ज्यादा है। तो इसी तरह जितना भी है ग्रोस प्रॉफिट, ये आपको दिया होगा बुक में, सोल्व करने मतलब क्वेश्चन में दिया होगा। आपको सिंपल क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट मान लो 60,000 हो, तो आपको क्या करना है, 60,000 बाय इसी साल का सेल्स लेना है इंटू 100। तो वहां से आपको ये परसेंटेज निकलेगा। इसी तरह यहां भी ये कितना निकलेगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60% आएगा। इसी तरह मान लो यहां 80% होगा, 80,000। तो हम 80,000 का अगर ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे तो 80,000 बाय टोटल सेल्स कितना देंगे, 2 लाख। तो वो सॉल्व करने से आपको कितना आएगा, 40%। तो ये आप कंपेयर करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट में कमी आया है। पिछले साल हमारा 60,000 था, इस साल 40% आया। तो इसी तरह हम सारा डाटा आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सेल्स के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में सेल्स आएगा, प्रीवियस ईयर का 1 लाख आएंगे, जितना भी डाटा दिया होगा वो डिनोमिनेटर में आएंगे। इसी तरह अगर इस साल का नीचे कितना आएगा डिनोमिनेटर में, सेल्स यहाँ पर 2 लाख है तो 2 लाख है। तो उसी तरीके से हम सारा निकाल सकते हैं। अब ये हो गया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब जो डाटा इन्होंने दिया है वही हमें लेना है। जरूरी नहीं लेबर जितना डाटा उन्होंने दिया हो, सैलरी हो या अदर कुछ दिया हो, वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ निकाल कर तो उसको सेल के साथ परसेंटेज में हम चेंज कर सकते हैं। तो वहां से हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो हमारा ग्रोथ पता चल जाएंगे। तो इसी तरह आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मेरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो आपको कंप्लीट हो गया।
तो नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे। थैंक यू।